वेल दोस्तों, हमें ये लास्ट डिस्कशन में ये देखना है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है ना। अब बेटा यहाँ पे ये जो पढ़ाई करते वक्त यहाँ स्पेशली सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। तो आपका जो इंडेक्स दिया है और मैंने चैप्टर्स दिए हैं, तो बेटा मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 और 3 का और ये जो चैप्टर इंडेक्स है वो ओपन करके रखना। अगर आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिली होगी तो फिर यहाँ पे ये वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जब भी फिजिकल नोट्स मिल जाएगी तब ये आपने चैप्टर इंडेक्स देख लेना और ये डिस्कशन देख लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप चैप्टर इंडेक्स में आते हो तो मैंने कैटेगराइजेशन किया है। मैंने अभी जहाँ तक है हमारी जो ICAI का यहाँ वेटेज ऑफ मार्क्स है फॉर योर अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट, वो मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद मैंने उसको कैटेगराइज किया। अब मैंने इसमें 4 कैटेगरीज किए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। इस बात के ये बात क्लियरली समझ लो, कैटेगरी 2 की बात अगर मैं कर रहा हूँ या कैटेगरी 3 की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो लेस इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। मैंने चैप्टर बाइफरगेट किए हैं, उसको वो कैटेगरी में हमारे ICAI के हिसाब से कितना वेटेज ऑफ मार्क्स दिया है वो मैंने यहाँ पे दिया है। जो स्टूडेंट CMA या CS कर रहे हैं वो ज़रूर ये भी देखें, वेटेज ऑफ मार्क्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली वो जैसा मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ वैसा अपना स्टडी प्लान बनाए। सो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे साथ करने जा रहा हूँ, मुझे आपका ध्यान लगेगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, सबसे पहले कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर लेते हैं चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो हम बाद में लेंगे। ये जो है चैप्टर 2 से चार्ज एंड लेवी ऑफ GST, इसको कैटेगरी 1 रखना। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कैटेगरी 1, मेरे साथ आप लिखते जाओ। उसके बाद में रिवर्स चार्ज एंड ECO कैटेगरी 1, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड कंपोजिशन लेवी कैटेगरी 1, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैटेगरी 1 में डालिए। ये क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS और TCS ये कैटेगरी 2 में डालिए। ITC रजिस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा, ITC रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में ITC जो है आप कैटेगरी 1 में डालना, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 2 में डालना, ठीक है। उसके बाद में अगर आप मॉड्यूल 3 के इंडेक्स पे आते हो तो एग्जम्पशन फ्रॉम GST ये कैटेगरी 1 में डालना। नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये कैटेगरी 2 में, IGST कैटेगरी 1 में, रिटर्न, जॉब वर्क, अकाउंट्स एंड ई-वे बिल ये कैटेगरी 2 में, रिटर्न, जॉब वर्क, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल कैटेगरी 2 में। असेस और ऑडिट कैटेगरी 4 में लेना। फिर से कह दो, ये जो कैटेगरी 4 है मतलब लेस इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये मार्क्स के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। एडवांस रूलिंग कैटेगरी 3, डिमांड एंड रिकवरी कैटेगरी 3, लायबिलिटी टू पे सर्टेन टैक्सेस कैटेगरी 2, रिफंड 2, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर 4, ऑफेंस एंड पेनल्टीज 3, अपील एंड रिविजन 3 एंड मिसलेनियस प्रोविजन 4। ठीक है, आपने कर लिया होगा कैटेगराइजेशन मेरे साथ, आई होप। ठीक है, नहीं किया होगा तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो ये कैटेगराइजेशन जो है आपने करने के बाद, अब बेटा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसा। जैसे कैटेगरी 1 में कितने चैप्टर्स आते हैं मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स। कैटेगरी 1 में यहां पे मैं 9 चैप्टर्स लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी 2 में यहां हम चैप्टर्स को देखें तो पेमेंट ऑफ टैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। ये आपको सेकंड इंडेक्स आपको मॉड्यूल 3 में मिलेगा। कैटेगरी 3 में
मॉड्यूल 3 में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी 3 में 1 2 3 4 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। और कैटेगरी 4 में अगर हम देखें तो 1 2 3 और इंट्रोडक्शन, जो हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है वो कैटेगरी, तो 3 चैप्टर्स प्लस इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये टेबल ड्रॉ करने में टाइम दूंगा बाद में, पहले समझ लो। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कैटेगरीज जो है वो लिखी। अब कम ज़्यादा 1-2 चैप्टर इधर उधर हो गए, आपने देख लेना, ये जस्ट मेरा ऑब्जेक्ट समझ लो, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, आपका एक स्टडी प्लान बना के देना आईडीटी का और पूरे यहाँ पे सिलेबस का। तो बेटा यहाँ अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ अगर कैटेगराइजेशन करूँ तो मैंने कैटेगरी 1 2 3 और 4 में कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के वेटेज के हिसाब से जो 9 चैप्टर्स मैंने कैटेगरी 1 में लिए, इसके पे वो कहते हैं कि आपको 45% to 65% के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जीएसटी का वेटेज है 75 मार्क्स, जिसमें 75 में से 70% आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए और 30% जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट का वेटेज ऑफ मार्क्स देखो तो इसके ऊपर, क्योंकि जो भी पेपर आपके सेट हो गए तो डेफिनेटली जो पेपर सेटर है वो ये देखेगा, तो 45 to 65 मार्क्स जो है उन्होंने जो रखे हैं आपके 9 चैप्टर्स पे रखे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो अगर डिवाइड करूं 70 to 30 में, तो नॉर्मल क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल मतलब कैलकुलेशंस का सब मिला के या ग्रॉस कैलकुलेशन का मिला के नॉर्मली, जस्ट मिनट बेटा, ओके, तो वो कैलकुलेशन का मिला के बेटा जहां तक देखा जाए तो ये जो है यहाँ, तो नॉर्मल को बेटा यहाँ पे उन्होंने, अगर मैं फिर से कहता हूँ कि 70 और 30 में मैं डिवाइड कर दूँ तो नॉर्मल को 24 से लेके 33 मार्क्स तक वो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी जनरली 15 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें कवर किया जाएगा। ओके, कि भाई जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो पिछले 6 एग्जाम में, यानी अगर हम देखें 2017 से, तो पहला क्वेश्चन जो है 10 से 15 मार्क का आ जाता है, ग्रॉस कैलकुलेशन जीएसटी लायबिलिटी पे आ जाता है। तो बेटा मैं ये कहूँगा कि, और उसमें सबकी एडजस्टमेंट होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की भी होगी, उसके बाद में सप्लाई का भी एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसा एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन 10 से 15 मार्क तक इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये जैसा ये कैटेगरी 1 9 चैप्टर्स हुए, कैटेगरी 2 8 चैप्टर्स जो है, जिसपे हमारे इंस्टीट्यूट ने 10 से 30% का वेटेज दिया गया है। मतलब इसको मैं अगर नॉर्मल क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन में डिवाइड करूँ तो बेटा यहाँ पे 5 से 15 मार्क का वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, और या 3 to 7 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 10% को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि नॉर्मल और एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। कैटेगरी 3 जिसमें 4 ही चैप्टर्स है, और कैटेगरी 3 जो 4 चैप्टर्स है उस पर भी 10 से 25% का वेटेज दिया गया है। और यहाँ पे नॉर्मल 5 मतलब मिनिमम 5 मार्क का नॉर्मल क्वेश्चन, और या मैक्सिमम 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू जो है बेटा 3 to 6 मार्क्स का इसके ऊपर पूछा जा सकता है। और कैटेगरी 4 3 चैप्टर्स है प्लस हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, जिसमें 5 से 10% का वेटेज दिया गया है, और अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल और एमसीक्यू दिए गए। मैं टेबल ड्रॉ करने टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो। अब बेटा यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये जो मार्क्स अलोकेशन है, तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि यहाँ पे मेरा सजेशन है, और ये सजेशन फॉलो करोगे तो फायदा होगा। अब आप रिवीजन से जाओगे, मैं एक डेट अज्यूम करता हूँ 15 जुलाई से, 15 जुलाई से आप रिवीजन में जा रहे हो। सर रिवीजन हमने तो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, क्लास के साथ मैं आपने पढ़ लिया होगा, आई होप सो कि आपने क्लास के साथ साथ और क्लास के बाद आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बेटा जो आपने पहली रीडिंग कर ली, वो क्लास के साथ रीडिंग कर ली, ये मैं प्रिज्यूम करके चलता हूँ। अब आपकी रिवीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास के साथ हो जाती है, और मैंने हर क्लास में आपको कहा कि चार्ट रिवाइज करते रहो, उसके बाद में आप घर पे रिवाइज करते रहो, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। तो ही बेटा आप दोनों ग्रुप मैनेज कर पाओगे, तो ये सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। अब मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद आपको अब आईडीटी पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं ये कहूँगा प्रायोरिटी जो थर्ड कैटेगरी वाली है, तो आपकी प्रायोरिटी ए होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, आपकी ये प्रायोरिटी ए होनी चाहिए, थर्ड कैटेगरी वाली। सर आप क्यों कह रहे हो, ये 4 चैप्टर ऐसे कर लो ना यार, ओके, और वो मतलब इसको इतना अच्छे से कर लो जितना मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, ओके, पढ़ाते वक्त इतना अच्छे से कर लो। इसके रेगुलर मॉड्यूल प्लस इसके क्वेश्चन, आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये 4 चैप्टर पे अगर, क्योंकि 2 एग्जाम ऐसी थी जिसमें ये 4 चैप्टर पे 20 मार्क का पूछा गया था, कम ऑन, यानी मैक्सिमम नॉर्मल 13 और एमसीक्यू मिला के ऐसे 20 मार्क्स का पूछ लिया गया था, मिनिमम 5 है। लेकिन बेटा मैं ऑन एन एवरेज ये कहूँ कि जितना भी वो पूछेंगे, अगर ये 4 चैप्टर पे आपको एमसीक्यू मिला के 10 मार्क मिल गए ना, मिनिमम 10 मार्क्स आपका टारगेट रहा ना, प्लस 2 मार्क्स कम ज़्यादा, ओके, तो आपका टारगेट 10 + 2 का टारगेट रहा बेटा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप ये यहाँ पे डिसाइड ही कर लो, ये आपको प्रण लेना है अभी कि ये मैं जो है 4 चैप्टर्स के मिनिमम 10 मार्क तो लेके रहूँगा, ओके। एडिशनल ओके मैं 2 मार्क ही कह रहा हूँ, एडिशनल तो आप पूरा अच्छे से लिख पाए तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, पर मिनिमम 10 मार्क तो आपको लेना ही लेना है, ये आपका टारगेट अचीव करके चलो। दूसरी बात बेटा, ये जो 4 चैप्टर्स है, मैं अभी जब क्लास पढ़ाता हूँ तो एंडिंग होता है, एंडिंग में हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान ना हो, एंडिंग में ऐसा हो सकता है कि आप भी केयरलेस हो जाए, मैंने तो पढ़ाया ठीक ही है, पर आप भी केयरलेस हो जाए, इसलिए पहले ये 4 चैप्टर्स ले लो, अच्छे से कर लो, इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन में भी लेना है, मतलब मंथ में 2 या 3 बार इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन में आपको लेना है ये 4 चैप्टर्स को, ठीक है। इसके बाद में ओके आपके पहले 9 चैप्टर्स इसको प्रायोरिटी बी में रखो। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी, तो इसको प्रायोरिटी बी में रखो। अब इसमें 33 मार्क्स का ओके कंपटीशन का प्रॉब्लम पकड़ के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू भी 15 मार्क तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 24 और 10 दिया गया है। इसमें आपका टारगेट मेरे हिसाब से ओके कम से कम यहाँ पे 25 मार्क्स होना चाहिए, 25 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स कम ज़्यादा। ये तो मैं कम ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको सभी अच्छे से सॉल्व करते आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर अगर यहाँ टारगेट आपने जो 25 मार्क्स का भी रखा तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए, दूसरा अब सी में आप ये चैप्टर जो है ओके 8 चैप्टर्स, इसमें इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, मेनली पेमेंट, इनवॉइस, ये चैप्टर, ई वे बिल वगैरह, ये चैप्टर्स ये कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है। अब ये कैटेगरी वाइज भी चैप्टर देख लेना, जैसा रिटर्न का इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हाँ इनवॉइस पे देना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ई वे बिल रिकॉर्ड्स पे क्वेश्चन आता है, पेमेंट पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी डिसाइड करना है कि मैं कौन सा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करूँ। इसमें मेरा टारगेट है 10 मार्क्स, यहाँ पे कम ज़्यादा 1 मार्क्स, ओके। तो इस तरह से आपको ये टारगेट अचीव करना है। और उसके बाद में बेटा यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो लास्ट कैटेगरी आपको डी कैटेगरी में रखना है, जिसमें आपको हमारे टोटल 25 + 10 35 + 10 45, इसमें 5 मार्क्स और कम ज़्यादा जो है 2 मार्क्स। इतना तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम तो बेटा फिर ठीक है, आपको जितना अच्छे से सॉल्व करते आया आप उतना ले सकते हो। तो ये टारगेट आपको अचीव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर इतने कम टाइम पीरियड में हम ये टारगेट कैसे अचीव करो कि भाई जस्ट इसमें हमको इतने मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए, इतने मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहूँगा,
दो ऑप्शन आपके सामने है, रेफरेंस मटेरियल। अब आपने रिवीजन कैसे, एक तो रेगुलर बुक पढ़ो और उसके क्वेश्चंस पढ़ो। लेकिन मैंने क्वेश्चनर्स ऐसा बनाया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि विशाल सर का क्वेश्चनर लेंदी है, 100 क्वेश्चन एक ही चैप्टर पे, बहुत ज्यादा लेंदी है। अब मैं आपको यह कहता हूं कि मैंने क्वेश्चनर बनाए इसलिए कि आपको दोबारा रेगुलर बुक पढ़ने की जरूरत ही ना हो, इसलिए बनाए हुए हिसाब से। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे जो कैटेगरी 1 है, जब आप अब रिवीजन, सेकंड रिवीजन क्लास के बाद की चालू करोगे तो रेगुलर बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप चार्ट, ध्यान से सुनिएगा, चार्ट या अगर आपके पास बूस्टर मटेरियल होगा, हमने फ्री कर दिया था बूस्टर मटेरियल, आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो अच्छी बात। तो यहां पे चार्ट्स या बूस्टर मटेरियल प्लस मेरा क्वेश्चनर, प्लस मेरा क्वेश्चनर, मोर देन इनफ। ओके, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चार्ट्स और क्वेश्चनर, ओके, ये इनफ रहेगा। ये तो क्या करना है, ये पढ़ते वक्त फटाफट चार्ट रीड कर लेना, सप्लाई का चार्ट रीड कर लिया और फटाफट क्वेश्चनर्स पे आ गए। उसके बाद में आपने आईटीसी का चार्ट रीड कर लिया, क्वेश्चनर्स में आ गए। तो रेगुलर बुक पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर रेगुलर बुक में जाओ, मैंने क्या पढ़ाया था, तो रेगुलर बुक वहीं रेफर करो जहां मैंने, ओके, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के दिए होंगे। अदरवाइज आप चार्ट्स प्लस मेरा क्वेश्चनर्स, दैट्स इनफ। ओके, क्योंकि अगर आप मेरा क्वेश्चनर्स पढ़ोगे ना बेटा, तो मैंने हर फैसेट कवर कर लिया है। ऐसा कुछ भी एरिया नहीं रखा जो मैंने रेगुलर या मॉड्यूल में कवर किया हो और क्वेश्चनर में नहीं किया हो। तो क्वेश्चनर्स जो है बेटा यहाँ पे मोर देन इनफ। ये रिव्यू, इसके बाद की जब सेकंड रिवीजन करोगे तो उसमें इतना बड़ा क्वेश्चनर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कौन से पढ़ के जाना है, ओके, वो मैं बता दूंगा। या फिर ICAI के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी आप पढ़ के गए, वो भी सिलेक्टेड ही कहूंगा मैं, तो वो भी पढ़ के गए तो दैट्स इनफ। लेकिन पहली बार आप मॉड्यूल मत पढ़ो, चार्ट्स और क्वेश्चनर बहुत डिटेल में पढ़ लो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, आई कि कुछ बात समझ में आपके, यस और नो? ये हुआ। प्लस आपकी आरटीपी, रिसेंट आरटीपी जो रहेगी और मॉक टेस्ट पेपर, इतना रेफरेंस मटेरियल आपका हो जाना चाहिए। यानी आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर जो रिसेंट, मैंने मई तक का तो कवर, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चनर्स में मई तक का तो कवर कर लिया है, पर आपके नवंबर के लिए जो भी आरटीपी वगैरह आएगी तो वो देख लेना, ओके, और वो भी आपके इसमें रखना। उसके बाद में बेटा जहां तक देखा जाए, ये जो कैटेगरी 2 वाले 8 चैप्टर्स है, ये कैटेगरी 2 वाले 8 चैप्टर्स भी मैं आपको कहूंगा चार्ट्स प्लस मॉड्यूल वेर एवर रिक्वायर्ड। हाँ, कुछ चैप्टर के लिए हो सकता है मॉड्यूल की जरूरत पड़े, वेर रिक्वायर्ड, ओके, मॉड्यूल वेर एवर रिक्वायर्ड, प्लस मेरा क्वेश्चनर्स, प्लस आरटीपी, प्लस एमटी मॉक टेस्ट पेपर। इतना रेफरेंस मटेरियल आपको लेना है। हाँ, जो तीसरा वाला पार्ट है जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, कौन से, तो इसमें डिमांड चैप्टर आता है, उसके बाद में पेनल्टीज और ऑफेंसेस आते हैं, अपील और रिवीजन आता है, तो ये एडवांस रूलिंग आता है। तो ये 4 चैप्टर बहुत इजी है, इसके मार्क्स मत छोड़ना। इसके लिए आप मेरा मॉड्यूल यूज कीजिएगा, मैं चार्ट नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने चार्ट दिए भी नहीं है। मॉड्यूल यूज कीजिएगा या बूस्टर रिवीजन कोर्स यूज कीजिएगा, ओके, अगर आपके पास बूस्टर रिवीजन कोर्स होगा तो, प्लस मेरा क्वेश्चनर्स, प्लस मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यहां पे ये स्पेशल चैप्टर्स पे ICAI के जो एडिशनल क्वेश्चंस है जो मेरे ऑलरेडी क्वेश्चनर में इंक्लूडेड है, आई रिपीट, ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर में इंक्लूडेड है बेटा। तो ICAI के जो यहां पे एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ओके, उसके वीडियो देखना। तो ICAI के एडिशनल क्वेश्चंस जो हो गए, एडिशनल क्वेश्चंस जो हो गए उसके वीडियो जरूर देख लेना। वो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर्स में है, पर उसकी वीडियो सीरीज आपने देखना, आपको बहुत काम में आएगी। प्लस आपके रिसेंट आरटीपी, वो तो डिफॉल्ट है, और रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर में कुछ
नया होगा तो वो आपको देख लेना। जब आप ये ICAI की एडिशनल क्वेश्चन सीरीज करोगे ना बेटा, तो एक आपका पढ़ने का एटीट्यूड, मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ कहूँगा कि रिप्रोड्यूस कैसे करना, उसका एटीट्यूड जो रहेगा वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पढ़ना कैसे, कैसे रिमेंबर करना है। ओके, या ये जरूर देखो आप, ये बहुत काम आएगा कि आपको आंसर्स देखना है, आंसर्स देखने के बाद ओके वो पॉइंट्स कैसे लिखना है, मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वी स्मार्ट का चैनल, और वी स्मार्ट के चैनल पे ये पूरी आपको सीरीज मिल जाएगी, और आप जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट इसमें मैं तो कहूँगा डायरेक्ट क्वेश्चनर्स भी आपने कर लिए। ओके, मेरे क्वेश्चनर्स रेगुलर बुक नहीं भी पढ़ा, प्लस RTP प्लस MTP इतना भी आपने रिवीजन में ले लिया तो दैट्स इनफ। तो ये आपके रेफरेंस मटेरियल हो गए। चलो ये टेबल जो है लिखना है तो आप लिख लो, या इसका फोटो निकाल लेना, बाद में आराम से लिख लेना, या फिर पॉज करके लिख लो, पर जिस भी तरह से है। ओके, तो जो ये पेन ड्राइव मोड में जिन्होंने क्लास लिया होगा बेटा, तो ये लेक्चर यूट्यूब में भी अवेलेबल है, या आपको ओपन दिया होगा, तो यहाँ पे ये लेक्चर्स जो है पॉज करके आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये टेबल रहा आपके सामने। ठीक है, तो ये आपका GST का स्टडी प्लान रहेगा, जो मैंने मार्क्स के हिसाब से लिया है, प्रायोरिटीज़ भी दी है, आपके टारगेट्स भी लिए हैं। और दोस्तों जहाँ तक है, अब रिवीजन करते वक्त, मतलब क्लास के साथ जो रेगुलर मटेरियल यूज़ कर लिया वो कर लिया, अब आप क्लास के बाद जब रिवीजन चालू करोगे तो रिवीजन करते वक्त आपको किस तरह से इसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं लूँगा कस्टम्स का। जैसे मेरा टारगेट है कि GST में 75 मार्क्स में से अगर मैं मिनिमम भी पकड़ लूँ तो 25 प्लस 10, 35 प्लस 10, 45 प्लस 5, 50, ये मिनिमम पकड़ रहा हो कि 75 में से आपको ये 50 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए। अब आएंगे हम कस्टम्स में। ओके, कस्टम का मॉड्यूल ओपन करो बेटा। पहले मैं बता दूं कस्टम्स में हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे। तो कस्टम का मॉड्यूल आपके सामने होगा, तो पहले कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं, और वही टेबल जैसे मैंने आपको GST के लिए बताया, ऐसे ही टेबल हम कस्टम्स के लिए भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ ये जो है खुला। पहला चैप्टर कैटेगरी 1 में लेना, पहला चैप्टर कैटेगरी 1 में लेना। दूसरा चैप्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, जो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हार्ड जाए, लेकिन ये प्रायोरिटीज नहीं दे रहा हो, ये कैटेगरीज दे रहा हो, तो इसको कैटेगरी 2 में लेना बेटा। फिर तीसरा चैप्टर 1 में, कस्टम टैरिफ एक्ट कैटेगरी 1 में, वैल्यूएशन कैटेगरी 1 में, कंसेशन अंडर कस्टम्स जैसे पिल्फरेज वगैरह कैटेगरी 1 में, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर 2 में, स्टोर्स भी कैटेगरी 2 में, ड्रॉबैक कैटेगरी 2 में, बैगेज कैटेगरी 2 में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1 में लेना, ऑडिट कैटेगरी 2 में लो, और रिफंड भी कैटेगरी 2 में ले लो। फिर नीचे FTP लिख लो बेटा, FTP
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कैटेगरी 2 में, और अदर्स कैटेगरी, मतलब अदर प्रोविजंस अंडर एफटीपी ओके कैटेगरी 3 में। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम मतलब वो 4-5 स्कीम्स, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री एंटाइटलमेंट स्कीम, ईपीसीजी स्कीम। तो ये स्कीम जो है एमएसएमई, यहाँ पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट स्कीम्स, तो ये जो है ये स्कीम्स जो है आपको बार बार पढ़ना है। ये स्कीम्स में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले या डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसके मार्क्स नहीं छोड़ना है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी 1 में कितने चैप्टर्स है, तो 1 2 3 4 5 ओके 5 चैप्टर्स कैटेगरी 1 में आते हैं। हम चैप्टर्स लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो कैटेगरी 1 में 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 चैप्टर्स आते हैं। और कैटेगरी 3 में तो बस वो एफटीपी का ही पोर्शन आता है, एफटीपी, हाँ 8 चैप्टर प्लस एफटीपी का एफटीपी स्कीम, ठीक है। और कैटेगरी 3 में एफटीपी के रिमेनिंग टॉपिक। तो अब हमारे आईसीएआई के हिसाब से ये जो कैटेगरी 1 वाले चैप्टर्स है उसको 25 मार्क्स में से, पूरे जीएसटी में सॉरी कस्टम्स और एफटीपी को 25% का वेटेज है, मतलब 25 मार्क्स दिए हैं। इसमें से 40 to 65% जो कैटेगरी 1 के 5 चैप्टर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी 1 के जो 5 चैप्टर्स है, मतलब क्या, नॉर्मल और एमसीक्यू में इसको डिवाइड करूं तो मिनिमम 7 मार्क के लिए, मैक्सिमम 11 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा आपको ये कहना है कि इसमें आपका मिनिमम 8 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, ±2 ओके। मतलब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सॉरी योर प्रायोरिटीज, और फिर टारगेट लेते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये ए होनी चाहिए पहले चैप्टर्स, फिर ये प्रायोरिटी बी, और ये प्रायोरिटी सी में होना चाहिए। अब ये जो 5 चैप्टर्स है बेटा, इसमें वैल्यूएशन है, और रिलेटेड टू वैल्यूएशन कनेक्टेड कस्टम टैरिफ एक्ट का रेट होना कैसे लेना, एसरी 37 कैसे कैलकुलेट करना, रिलेटेड कनेक्टेड चैप्टर्स इसमें कवर किया गया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो आप वैल्यूएशन और वो रिलेटेड चैप्टर्स अब कर लो तो आपका टारगेट मिनिमम इसमें 8 ±2 ये होना ही होना चाहिए। आई रिपीट, मिनिमम 8 और ±2 ये टारगेट होना चाहिए कि इतने मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी बी में मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 9 मार्क्स का आ सकता है, और 2 to 3। तो मैं इसमें कहूँगा कि मिनिमम आपको यहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए वो 3 मार्क्स का ±1, और लास्ट ये कैटेगरी एफटीपी में अगर आपको एक भी मिल जाए तो दैट्स इनफ, एक भी मिल जाए तो दैट्स इनफ। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट एफटीपी की प्रमोशन स्कीम्स अच्छे से पढ़ लेना, रिमेनिंग जितना आप याद रख सकते हो पढ़ सकते हो, ओके। मैं उसमें ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 मार्क में रख रहा हूँ, लेकिन एफटीपी की स्कीम्स आपने पढ़ लेना। तो ऐसे केस में बेटा, हाँ, अब ये जो कैटेगरी 2 में इसमें चैप्टर ड्रॉबैक में से क्वेश्चन फंस सकता है, एफटीपी की स्कीम में से क्वेश्चन फंस सकता है, बैगेज जो है बैगेज में से क्वेश्चन ओके यहाँ पे फंस सकता है। तो ये चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ाते वक्त मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपका ओके, अगर माइंड को आप ये कमांड दोगे ना अभी कि भाई मुझे इतने लेना ही मार्क्स है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी पढ़ाई उस तरह से डिसाइड होगी। आपके टारगेट 100 हो गए तो 80 मिलेंगे, आपके टारगेट अगर 60 रहे तो 40 हाथ में आएंगे बेटा। तो इसलिए आपने माइंड को हर बार ये कमांड देना ही है कि इतने मार्क्स लेना है। फिर दूसरा एक सवाल आ जाता है सामने कि भाई इतने मार्क्स अगर हमें लेना है तो मैं मटेरियल कैसे कवर करूं, कि क्या रेगुलर मॉड्यूल वो तो बहुत बड़ा दिखता है यार, क्या करूं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसमें ये जो चैप्टर्स है बेटा, मेरा चार्ज जो है मोर देन इनफ है, और मैंने क्या किया है, रिवीजन बाइट्स भी डाले हैं। तो कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स फटाफट देख लेना, चार्ट देख लेना, चार्ट्स प्लस आप क्वेश्चनर्स कर लो ना बेटा मेरा, तो दैट्स इनफ। और आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस आरटीपी प्लस मॉक टेस्ट पेपर, ओके, ये रेफरेंस मटेरियल रहेगा। रेगुलर बुक तो खोलो भी मत, चार्ट्स,
क्वेश्चनर्स ले लो। रेगुलर बुक थोड़ा कैसा है, लिंक लगाने के लिए इट्स ओके, लेकिन आपने अगर मेरे साथ चार्ट्स बनाए होगे तो आपको रेगुलर बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। चार्ट्स हो गया, क्वेश्चनर हो गया, और मैंने कि कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स डाले हैं, कभी टाइम मिले तो वो भी पढ़ना बेटा। तो यहाँ पे चार्ट्स हो गया, क्वेश्चनर्स हो गया, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो है, ओके, यहाँ इनके लिए ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये मटेरियल उनको रिसेंट आरटीपी, बाकी तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। आपको नवंबर के हिसाब से जो रिसेंट आरटीपी आएगी या मॉक टेस्ट पेपर आएंगे वो, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मॉड्यूल या मेरा बूस्टर रेफर कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ओके नेक्स्ट इसके लिए चार्ट या बूस्टर, अगर आपके पास उसकी कॉपी होगी तो, प्लस मेरा क्वेश्चनर, दैट्स इनफ। ओके, क्वेश्चनर्स, ओके, प्लस आरटीपी प्लस एमटीपी, और लास्ट हमारा जो मॉड्यूल में दिया होगा फटाफट उतना पढ़ लेना, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे मॉड्यूल रेफर करने की जहां जरूरत पड़े वहीं करो, फिर से दोबारा मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये आपका रेफरेंस मटेरियल होगा बेटा। चलो ये फटाफट इसका फोटो निकाल लो, ठीक है, मैं जूम कर लेता हूं, बाद में लिखते बैठना फटाफट अभी। चलो, तो इस तरह से आपका कस्टम्स का प्लानिंग रहेगा। इसमें से वैल्यूएशन के प्रॉब्लम, ड्रॉबैक के प्रॉब्लम और बैगेज के प्रॉब्लम लिखना है तो लिख लेना। वैल्यूएशन के प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक के प्रॉब्लम्स और बैगेज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखना है, पूरे नहीं तो भी 50% तो भी आपने सॉल्व करके देखना चाहिए नोट्स के साथ। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो ये था बेटा जीएसटी आपको कैसे पढ़ना है, कस्टम्स आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। वेल सो आपने स्टडी प्लान देखा, तो इस बार एक ही नारा, 80 हमारा। ओके, यानी आईटीटी में आपको 80 मार्क्स लेने हैं, 80 हमें चाहिए ही चाहिए इस बार, 80 पार। और बेटा ओके, अब वो 80 अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चाहिए तो आपको मैंने दिया हुआ स्टडी प्लान आपको फॉलो करना है। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ये तो हुआ रिगार्डिंग टू स्टडी प्लान, जो ऑब्वियसली ये प्रायोरिटी से आप जाओगे तो अच्छे से और फास्ट में अच्छे से आप कवर कर पाओगे जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। चलिए, अब मैं कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा। आपको याद होगा तो हमने देखा था सेक्शन 23 क्या था, पर्सन नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन। इसमें हमने देखा था ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो एक्सक्लूसिवली, वैसे बेटे मेरे स्पेलिंग की तरफ नहीं देखने का, मैं डॉक्टर जैसी लैंग्वेज लिखता हूँ। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में है, एंगेज है, इसके अलावा वो कहीं पे भी ओके दूसरा सप्लाई नहीं करता है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में है, ये हमने देखा था। और नेक्स्ट हमने देखा था ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब वो खुद अपने फार्म पे या उसके फैमिली के साथ या उसके अंडर में जो लेबर है, लेबर के साथ खुद फार्म पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, जो भी उसका प्रोड्यूस आएगा, ओके, उसे तो वॉट एवर इज द टर्न ओवर, ये टर्न ओवर करोड़ में क्यों ना हो, अच्छा फार्मर है 25 करोड़ का टर्न ओवर कर रहा है, तो वॉट एवर टर्न ओवर उसका होगा, तो वो सिचुएशन में
ओके, उसे रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, ये तो समझ गया। लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने ये डिस्कशन किया था कि भाई ये जो बंदा है इसकी दो चीज़ें हो सकती है, एक ओनली एग्रीकल्चर टर्नओवर है और दूसरा एग्रीकल्चर टर्नओवर है प्लस अदर टर्नओवर है, अदर सप्लाई भी है, अदर टैक्सेबल सप्लाई है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, या अदर टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्रीकल्चर टर्नओवर है, ओनली एग्रीकल्चर टर्नओवर है तो वॉट एवर इज द टर्नओवर, वॉट एवर इज द टर्नओवर, नो रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन। लेकिन आईसीएआई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, ये जो नया मटेरियल है उसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आपका अदर टैक्सेबल सप्लाई समझ लो 15 लाख का है और एग्रीगेट टर्नओवर 5 लाख का है, एग्रीकल्चर टर्नओवर 5 लाख का है। ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर टर्नओवर 6 लाख का है, तो ये 6 लाख का है और ये 15 लाख का है, यानी टोटल हुए 21 लाख। तो ये 6 लाख कंसीडर किए जाएंगे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये एग्रीकल्चर है बेटा, एग्री, तो ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ये प्लस ये जो है दोनों कंसीडर होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, टैक्स आप टैक्सेबल पे दोगे, एग्रीकल्चर पे नहीं दोगे, पर फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ये ऐड करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, मैंने क्वेश्चनियर में भी इसमें दो अलग अलग व्यू रखे हैं, लेकिन आईसीएआई ने ये क्लैरिफाई कर दिया है। आईसीएआई ने ये क्लैरिफाई कर दिया है बेटा, नए मॉडल में आ चुका है। इसलिए अब एग्रीकल्चर टर्नओवर के साथ आप अदर टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो ये जो है ये 21 लाख का जो है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये 21 लाख आपका लिया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरे बेटा कंपोजिशन स्कीम, दूसरा मैं लूँगा कंपोजिशन स्कीम पे, ओके, जो आगे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। कंपोजिशन स्कीम में हमने देखा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। हमने देखा था कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आपका 150 लाख या 75 लाख या 50 लाख जो भी होगा, तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। मैंने कहा था जो 10(2) की कंडीशंस है, 10(2) की कंडीशन क्या है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं चाहिए, वो प्रीवियस ईयर में भी देखना पड़ेगा और वो करंट ईयर में भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें आईसीएआई के जो सजेस्टेड आंसर है जिसमें एक अलग अलग व्यू लिया है, आगे के डिस्कशन में ओके पहले क्या व्यू लिया है वो देखिएगा और उसके बाद में मैंने अपना ओपिनियन भी दिया हुआ है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लगाऊंगा, वो अच्छे से आप सुन लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से सुन लीजिएगा और फिर मैं यहाँ पे आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। चलिए, अगर यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे 10(2) की कंडीशन है कि कुछ लिमिट से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, ईसीओ सप्लाई नहीं होना चाहिए, उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो आपकी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये कंडीशन दोनों ईयर्स में अप्लीकेबल है, यानी प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन किए होगे तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, और करंट ईयर में कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किए होगे तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या हो रही है और अलग अलग ओपिनियंस क्या आ रहे हैं। कुछ ऑथर का या टीचर्स का ये कहना है, ऑथर से टीचर का ये कहना है, शायद हो सकता है कि जो आईडीटी अदर टीचर्स पढ़ा रहे हो उनके व्यू मेरे से डिफर हो जाए, पर कुछ ऑथर्स या टीचर का ये कहना है कि जो 10(2) की कंडीशन है वो सिर्फ करंट ईयर के लिए है, प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है। यानी प्रीवियस ईयर में आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया या ईसीओ सप्लाई किया या 10(2) का कोई भी सप्लाई किया तो भी आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। वो कंडीशंस ओनली फॉर करंट ईयर है, तो लो कर लो बात। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया।
मेरा और अथर ऑथर का, मैं आज भी ये मानता हूँ ओके यहाँ पे कि ये दोनों ईयर में अप्लीकेबल होगी, और उसके लिए यहाँ पे मेरा अपना अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है, कहीं पे बाय लॉ क्लैरिटी नहीं है। सीबीआईसी को मैंने यहाँ पे कम से कम 7 से 8 बार ट्वीट कर दिया है, उनका भी कोई आंसर नहीं आया है। यहाँ इंस्टीट्यूट को भी मेल कर दिया है, पर अभी तक इसके ऊपर कोई आंसर नहीं है। तो भी अगर मैं इंस्टीट्यूट को कंटिन्यूस मेल करूँगा, सीबीआईसी को ट्वीट करूँगा, इस पर कोई अपडेट आए तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा ये मानना है कि ये दोनों साल अप्लीकेबल है, पर कुछ ऑथर का ये मानना है कि नहीं, ये करंट ईयर में ही है, ये प्रीवियस ईयर में अप्लीकेबल नहीं होगी। चलो, एम्बिग्यूटी कैसे है, यानी आईसीएआई की इंस्टीट्यूट के अपने ही इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये सीए फाइनल नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस का पेपर है। जीएसटी आने के बाद सीए फाइनल नवंबर 18 आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सीए फाइनल नवंबर 18 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 बी में इन्होंने केस लिया है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिसेस रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब यहाँ पे क्लियर का है कि एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है, engage in making interstate supply of ready-made garments. The aggregate turnover of Mrs. Ranveer Industries in a financial year 16-17 70 lakhs, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए वो इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज था, रेडीमेड गारमेंट 16, और उस 16-17 का उनने टर्नओवर दिया। मतलब अगर आप लैंग्वेज देखो तो इंटरस्टेट सप्लाई रेडीमेड गारमेंट में वो एंगेज था और 16-17 में एंगेज था। 16-17 का जो है टर्नओवर उन्होंने दिया। इट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी इन ईयर 17-18, अब 17-18 करंट ईयर था, एंड पेड द टैक्स फॉर क्वार्टर एंडेड सितंबर 2017 एंड अंडर कंपोजिशन लेवी। द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड अ पेनल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग द स्कीम on Messrs Ranveer Industry in addition to tax payable by it. Examine the validity of action taken by proper officer. तो जहां तक देखा जाए तो यहां पे इसका आंसर अगर मैं पढ़ूं बेटा तो आंसर देखो वो क्या कहते हैं। एज पर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year does not exceeds 1 crore और 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड, ये पुरानी प्रोविजन है, अभी इसमें आसाम वगैरह ऐड हो गया है। लेकिन ये सॉरी हमने कुछ स्टेट देखे थे, जम्मू एंड कश्मीर जो उत्तराखंड जो है ये पुरानी प्रोविजन, उसके मत ध्यान मत देना। मैं कंसेप्ट जो कहना चाहता हूँ वो कंसेप्ट ध्यान से सुनो। ओके, तो मे ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाख की लिमिट थी। However, he shall not eligible to opt for composition scheme inter alia he is engaged in making interstate outward supply of goods. In given case, since Mr. Ranveer Industries engage in making interstate supplies of ready-made garments, it is not eligible to opt for composition scheme in financial year 17-18 irrespective of the turnover in preceding financial year. मतलब क्या, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 70 लाख ही होगा, पर वो अगर इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज है तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ही इज नॉट एलिजिबल ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। Further, if the proper officer has reason to believe that taxable person has paid the tax under composition scheme described not eligible, such person shall in addition to tax payable liable to penalty. मतलब क्या, ये केस से तो क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे और वर्डिंग्स पढ़ोगे तो ये क्लियर लग रहा है कि अगर उसने इंटरस्टेट सप्लाई पिछले साल किया हो तो ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 पूरे में उसके कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। मैं ये भी मानता हूँ कि स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, ऐसा वर्ड डाला नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। लेकिन अगर आप देखते हो तो उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि कंपोजिशन स्कीम ये साल फाइनेंशियल ईयर 17-18 में नहीं मिलेगी, मतलब ही इंटरस्टेट सप्लाई उसने पिछले साल किया है। ओके, तो इसके वजह से करंट पूरी फाइनेंशियल ईयर की कंपोजिशन स्कीम जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंडीशन प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल है।
और प्रीवियस ईयर में भी आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया या 10-2 के कोई भी सप्लाई किए हो तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये 1,75,00,000 का तो ध्यान मत देना, ये पुरानी प्रोविजन है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए उसके अंदर, लेकिन 10-2 के लिए मैं स्पेसिफिक ये डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अब मैं आपके सामने दूसरा ही ICAI का क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो CA इंटर लेवल पे है। आई रिपीट, CA इंटर लेवल पे है, इसलिए मैं आपका ये क्वेश्चन लेना चाहूंगा मिस्टर जफर, ओके। और ये CA इंटर नवंबर 19 के एग्जाम में पूछा है। CA इंटर न्यू सिलेबस नवंबर 19 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या कहता है, मिस्टर जफर ऑफ आसाम प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19. You are required to find out aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme and determine whether he is eligible for composition levy in 1920. Value of taxable outward supply above out of about 10 lakhs was in the course of interstate transaction. मतलब ओके, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने 18-19 में इंटरस्टेट सप्लाई भी किया, मतलब 50 लाख टोटल सप्लाई है, उसमें से 10 लाख जो है इंटरस्टेट सप्लाई किया और बाकी अदर सप्लाईज दिए हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा अदर सप्लाईज और अदर ट्रांजेक्शन्स दी है। मैं आपका इसके आंसर पे आना चाहूँगा। ओके, अगर आप आंसर पे आओगे ए के आंसर में क्या लिखा है, कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग ऑल इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सेट्रा। पर इसमें जो नीचे नोट दिया है वो देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन आसाम इज एलिजिबल टू ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवी इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर does not exceed 1.5 crores in preceding financial year, provided he is not engaged in interstate outward supply of the goods. Therefore, in given case, assuming that there is not engaged in making interstate outward supply of goods a current financial year, Mr. Zafar is eligible to opt for composition scheme. मतलब अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो, नवंबर CA इंटर न्यू सिलेबस का पेपर है 19, न्यू सिलेबस 2019 का पेपर है। इसमें इस पे फोकस किया है कि प्रीवियस ईयर में जो किया है वो किया है, उसके करंट ईयर में नहीं किया है ना, ठीक है, उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो हुई ना बात कंफ्यूजन वाली, और लो कर लो बात, अब क्या करें। ओके, मैंने CA फाइनल का आपको पेपर बताया, CA इंटर का पेपर बताया, वो जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया हो तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर पूरा कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन में ये कहते हैं कि नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कोई कंसर्न नहीं, करंट ईयर में नहीं कर रहा है, हम वो एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब क्या करें, अब क्या करें, मुश्किल तो हो गई ना बेटा, आप मेरी बात समझ रहे हो, मुश्किल तो हो गई ना। तो इसलिए जो टीचर्स CA इंटर को ही GST पढ़ाते हैं उन टीचर का कहना है कि ये स्कीम सिर्फ करंट ईयर को अप्लीकेबल है। जो टीचर CA फाइनल में पढ़ा रहे हैं वो इंटर और फाइनल, मैं तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। आपको क्या, इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग व्यू लिए, कोई स्पेसिफिक इसके ऊपर व्यू नहीं दिया है। तो आपने एग्जाम में क्या करना चाहिए, आपने एग्जाम में मैंने जो पढ़ा है वो भी ले सकते हो, या ये CA इंटर के ऑप्शन में आप जाके ये भी ले सकते हो। क्लैरिटी ना गवर्नमेंट से है ना ICAI से है, पर आपका एजम्पशन फिर प्रॉपर लिखना। आप एजम्पशन कि आपने नोट लिखना कि कंपोजिशन प्रीवियस ईयर में अप्लीकेबल नहीं, करंट ईयर में ही अप्लीकेबल है 10-2 की कंडीशन से, इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। पर बेटा एम्बिग्यूटी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ICAI अपने अलग अलग व्यू दे रही है और ICAI अपने व्यू बदल भी सकती है। आपके एग्जाम तक अगर इसके ऊपर मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मैंने इंस्टीट्यूट को भी मेल किया है, तो इसके ऊपर अगर मुझे क्लैरिटी मिल जाए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ स्पेशल वीडियो डाल के शेयर करूँगा। इम्पॉर्टेंट वीडियोस जरूर देखिएगा www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे जो भी अपडेट आती है, तो मैंने में एक आधी बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली अगर इस पे के ऊपर कोई क्लैरिटी आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो डाल के आपके साथ डिस्कशन करूँगा। डन। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए एक अलग अलग ओपिनियन अलग अलग ऑथर्स के, ठीक है। एग्जाम में फिलहाल आप मैंने जो पढ़ाया आप वो भी ओपिनियन ले सकते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चनर्स और बाकी सब मेरे ओपिनियन के हिसाब से सॉल्व किए हैं। हो सकता है अदर टीचर जो फाइनल का हो इंटर का हो ये ओपिनियन ले, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, या हो सकता है मैं
कभी ये जो व्यू है इसको सही कह दूँ, एक बार क्लैरिटी आ जाए, तो क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। सॉरी बेटा, मैंने आपको कन्फ्यूजन में रखा, पर मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने रखा है। तो आप दोनों में से कोई भी व्यू फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कोई ऐसा कह सकता है सर फाइनल में हम फाइनल का व्यू फॉलो करेंगे, इंटर वाले इंटर का व्यू फॉलो करेंगे। बेटा लॉ है, ऐसे फाइनल इंटर में नहीं बदलता है, पर आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यस बेटा, तो आपने ये डिस्कशन देखा। मैंने ठीक है, मैंने कहा आपको कि आप एजम्पशन देके आप जो है एजम्पशन देके जो है, जैसे आपको सॉल्व करना है, जैसे फाइनल में इंटर में जो भी ओपिनियन लिया है। लेकिन अगर आपको यहाँ सर कोई एक बता दो, हमें ऐसे डायलेमा में मत डालो, सर को एक ओपिनियन बता दो, तो फिर मैं अभी एक ओपिनियन बता देता हूँ आपको एग्जाम में करना क्या है। एग्जाम में आप 10-2 की कंडीशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मत लगाओ, मतलब वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में देखो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10-2 की कंडीशंस चेक मत करो। मतलब अगर उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आप कंपोजिशन स्कीम तब नहीं मिलेगी जब वो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट सप्लाई करेगा, उस दिन वो विड्रॉ हो जाएगी, उस दिन वो विड्रॉ हो जाएगी। तो अभी आप ये ही व्यू फॉलो करो। पर मैं आपको कह देता हूँ, स्टिल प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अपने व्यू में बहुत क्लियर हूँ कि क्लैरिटी कहीं नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर देखना चाहिए। पर आप स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी भी कह देता हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो में कहा होगा आपको कि आप एजम्पशन लो, पर अगर आपको बहुत क्लैरिटी से जाना है और कोई एक ही ऑप्शन में जाना है, तो चलो एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे और क्या कि यहाँ आप ये सिर्फ करंट ईयर में कंसीडर करो, प्रीवियस ईयर में मत करो। मतलब प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट रेट किया होगा, नॉन टैक्सेबल किया होगा, या जो भी किया होगा, तो भी उसे करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ये आप व्यू जरूर लेना। तो चलिए, इस तरह से आज हमने अमेंडमेंट्स भी देख ली, मैंने आपको स्टडी प्लान भी बता दिया, और मैंने आपको क्या है किस तरह से पढ़ना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन जो मुझे देना था वो भी आपको बता दिया। सो दोस्तों, अब जितना भी आपके पास लिमिटेड टाइम है, ओके, उतना लिमिटेड टाइम में अच्छे से पढ़ो और इस बार एग्जाम क्लियर कर दो। बस ऐसा समझो कि 3-4 साल की मेहनत जो आपने पिछले 3-4 साल में मेहनत की है, ओके, बस उसको फाइनल टच दे दो, बस हो गया आपका। ये 3 महीने कंट्रोल करना, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि जहां आप डाइवर्ट होते हो, और जहां आप बहुत पढ़ते पढ़ते परेशान भी हो जाते हो और इरिटेट भी हो जाते हो कि यार क्या हम सेम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन बस बेटा ये 3 महीने संभाल लेना, अब 3 भी नहीं बचे। ओके, हाँ, एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन, चलो ऑलरेडी पोस्टपोन किए, पर और पोस्टपोन हुई तो बात अलग है। पर जितना भी टाइम आपके पास पड़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। तो दोस्तों चलिए, मैं टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट होगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।